चलिए हेलो बच्चों, हाय। फिर से इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 तक अब पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हमारे पास वही अभी भी एक्सरसाइज है 6.2 एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का लेक्चर अभी चल रहा है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डील करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कहता है सर, हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 6.2 का एनसीईआरटी का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है सर, हमारे पास 3 क्वेश्चन और बच गए हैं। क्या बच गए? 8, 9 और 10 बच गए। आज हम इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, तीनों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लिया है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.2। अब प्रमेय 6.2 का मतलब तो आपको साफ तौर पे पता है, मैंने सिद्ध करवाया। क्या है सर? प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम है। सीधे तौर पे बात कर रहा है कि सर थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज की कोई दो भुजा है और दो भुजाओं के मध्य बिंदु है। क्या है? दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। अब इसके लिए हमें तो एक ट्रायंगल चाहिए सर, हम ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी के मध्य बिंदु को मान के चलते हैं कि सर डी है, और AC के मध्य बिंदु को मान के चलते हैं कि सर E है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इस रेखा के समानांतर होगी, आप इसे सिद्ध करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, तो उसी तरह से मुख्य प्रतिज्ञा ले लेते हैं। अब क्या लिखोगे, वही चीज, माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, ठीक है। अब सर D और E, इसका क्रमशः का मतलब आप लोग समझ लीजिए। अगर 9th क्लास में ज्योमेट्री अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा या साइंस वगैरह, ये हमेशा यूज होने वाले शब्द है जिसको रिस्पेक्टिवली कहते हैं। मतलब AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E। सिद्ध क्या करना है? और हाँ, एक चीज और, चूंकि मध्य बिंदु हमें दे दिया गया है, इसलिए हम लोग कह तो सकते हैं ना कि सर चूंकि D मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD बराबर DB है, AD इक्वल टू DB। और साथ में E भी मध्य बिंदु है ना AC का, तो लिख सकते हैं AE बराबर EC, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि DE पैरेलल टू BC, ठीक है। क्या सर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु कौन है? DE, और इनको मिलाने वाली रेखा क्या होगी? DE, और इसके समानांतर भुजा BC। ये हमको सिद्ध करना है। प्रमाण देते हैं। अब देखो प्रमाण में, अब गौर से देखो, AD बट्टा DB निकालते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है समानांतर प्रूफ करने के लिए थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में बांटे। अर्थात ये जो DE रेखा जो है, अगर इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है क्या है? इस भुजा के समानांतर है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। AD बटा DB, पहले तो लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AD बटा DB
अब चूंकि AD बटा DB है तो हम AD बटा बराबर DB भी तो दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं DB को AB या AD को DB लिख सकते हैं, आपको जैसा विचार है। तो AD बटा DB कैंसिल हो गया आपका। और अब गौर से देखो दूसरी भुजा को देखते हैं, क्या AE बटा EC लिख सकते हैं? इसका भी अनुपात निकाल लेते हैं, AE बटा EC। तो आप क्या देख रहे हो कि AE और देखो EC जो है ना, EC क्या है, EC जो है AE के बराबर है। जब बराबर है तो लिख सकते हैं AE। कट गया सर 1 टाइम्स। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर बच्चों आप देखें, इन दोनों इक्वेशंस पे अगर गौर करें तो यहाँ पर दोनों का अनुपात 1 है, और समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि AD बाई DB मतलब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये दोनों मिल गया। क्या मिल गया सर? AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC मिल गया। इसका मतलब आप देख सकते हो कि सर AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, है ना। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? DE, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं की परिस्थिति ऐसी बिंदु है जो उन्हें एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। यही तो थेल्स का विलोम करती है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर कि DE पैरेलल टू BC। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है? कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो पहले हम बना लेते हैं, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है कि AB DC के समानांतर है। तो मान के चलिए ये AB है और ये DC के समानांतर। क्या कह रहा है? इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। अब इसके लिए हमें एक रचना करने की आवश्यकता है। रचना करेंगे, क्या रचना में करेंगे सर? हमें रचना में यहां पे करना पड़ेगा कि मान के चलते हैं कि OE पैरेलल टू DC हमने खींचा। क्या खींचा? रचना OE पैरेलल टू DC खींचा। ठीक है, अब OE पैरेलल टू DC जैसे ही हमने कहा, और ऊपर में हमें क्या दिया गया है? AB पैरेलल टू DC, इसलिए हम कह सकते हैं कि OE पैरेलल टू AB भी होगा, होगा ना। चलिए अब हम प्रमाण देते हैं। वैसे तो ऊपर से ही अब ये स्टार्ट हो चुका है आपका रचना करने के बाद। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं ढंग से कि चूंकि OE पैरेलल टू DC है एंड AB पैरेलल टू DC है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि OE पैरेलल टू AB होगा, होगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देखें तो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, तो आप देख रहे हैं कि ADC एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें OE पैरेलल है DC। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में OE पैरेलल टू DC। अब जैसे ही पैरेलल मिला हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं सर। थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं AE बटा ED, AE बटा ED इज इक्वल टू AO बटा OC कह सकते हैं, AO बटा OC। ये आपका इक्वेशन होगा। अगेन अगर मैं इसको अब फिर से जोड़ दूं पहले जैसा, ठीक है, और मैं इसको यहां से हटा दूं, तो आप देख रहे हो कि ये एक उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल ADB बन रहा है। में अगर हम देखें तो OE पैरेलल टू AB है। अभी भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं सर, थेल्स प्रमेय से। अब गौर से देखिए
ट्रायंगल ये उल्टा है तो हमेशा वर्टेक्स से लेके चलेंगे। आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी, ठीक है, और ये ईओ है। तो आप देख रहे हो कि ऐसा ये ट्रायंगल है लगभग, अगर इसको आप सीधा करके देखोगे तो मोटा मोटी। तो अब ये थे ईओ पैरेलल टू ए बी है जो कि हमें दिख रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना डी ई बटा ई ए, क्या लिख सकते हैं, डी ई बटा ई ए थेल्स पर में से एंड डी ओ बटा ओ बी, डी ओ बटा ओ बी। अब आप गौर से देखिए, क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? सर हम ओ बी हमको ऊपर चाहिए, ओ बी कर देते हैं, नहीं तो ऊपर में देखिए ए ई बटा ई डी है तो ए ई बटा ई डी कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी, यहाँ पर ई डी लिख लेते हैं। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 सर। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो हमें दिख रहा है कि सर ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई डी। तो समीकरण 1 और 2 को इक्वेट करने पर हमें क्या मिलेगा, थोड़ा गौर से देख लेते हैं इस तरफ। समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें समीकरण 1 और 2 से बच्चों, तो 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि ए ई बाई ई डी और ए ई बाई ई डी सेम है। इसका मतलब है कि AO बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी होगा, AO बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन हमें क्या लाना है, AO बाई BO एंड CO बाई DO। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सर AO गुने OD इज इक्वल टू OC गुने OB। अब चूंकि ये गुना में है तो क्या OB इस तरफ भाग में आ सकता है, AO बाई OB इज इक्वल टू DO उस तरफ भाग में जा सकता है ना, तो हम लिख सकते हैं OC बाई OD, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, AO बाई BO, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AO बाई BO, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या OB भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BO, ज्यादा परफेक्ट है। चलिए हमें इम्प्रूव करना था जो कि आ गया बच्चों, ठीक है। देखो वहां पे लिखा हुआ अलग वे में है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CO बाई डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसे नोट कर ले, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ से जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक 9 का अपोजिट दे रखा है। 9 का अपोजिट क्यों है, क्योंकि वहां पे हमें दे रखा था कि ABCD एक समलंब है, और यहाँ पर समलंब प्रूफ करना है कि समलंब कैसे है। आप प्रूफ कीजिए कि ये समलंब है। अगर इतना दिया गया, जो कि पिछला वाला में इतना लाना था, अब इतना ही दिया हुआ है तो कह रहा है इतना लाइए, ठीक। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसी तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे समलंब प्रूफ करने के लिए हमें जरूरी है कि कम से कम भुजाओं का एक जोड़ा आमने सामने का पैरेलल होना चाहिए। अर्थात हम कोई भी दो भुजाओं को पैरेलल कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज है क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसके लिए हम फिर से वही काम करते हैं, पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो समलंब में हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि समलंब प्रूफ करना है तो समलंब मान के लेते हैं। ABCD और इसके विकर्ण ऊपर काट रहे हैं, चलिए जी ऊपर काट लिए, ठीक है। अब ऊपर काट लिए तो अब यहाँ पे इतनी चीजें तो कह दी, वो चीज भी हमें कह दिया है, ठीक है। अब यहां से हम एक रचना करते हैं ई की, क्या कर लेते हैं, ओ ई की रचना कर लेते हैं, ठीक है। ओ ई पैरेलल टू AB या DC जो भी आपको खींचना है, DC खींचा। अब खींच लिए, क्योंकि DC के पैरेलल है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं त्रिभुज ADC में आपको दिया हुआ EO या OE पैरेलल टू DC,
लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा सर, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। जबकि दिया है, क्या दिया है महोदय, और आप देखें तो हमें दिया हुआ AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। ऐसा क्यों सर, इधर देख लेते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं AO गुने DO इज इक्वल टू CO गुने BO। क्या आप CO इस तरफ आ सकता है, तो हाँ जी। तो जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, AO बाई CO बनेगा, और ये वाला जब उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, BO बाई DO बनेगा ना। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो यहाँ पे AO बाई CO और यहाँ पर भी AO बाई CO बराबर है। जब बराबर है दोनों इक्वेशन में, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का इक्वेट करने पर AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO आएगा। AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO। चलिए सर अब इसको देखते हैं कि उसमें कहाँ है। कह रहा है कि AE बाई ED, AE बाई ED, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दूं तो अब आप देखिए क्या दिया, BO बाई DO, BO बाई DO। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, D पॉइंट कॉमन है दोनों में, D पॉइंट कॉमन है, मतलब ये भुजा की बात कर रहा है ना, ये भुजा की बात कर रहा है। जब ये बात कर रहा है तो इसके अंदर आप देखें तो E और O क्या दिया हुआ, DE बटा EA एंड DO बटा OB। कैसे सर, आपको लग सकता है गड़बड़ है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ED बटा AE इज इक्वल टू DO बटा EA। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और चेंज करके देखिए तो ED या DE बटा AE इज इक्वल टू DO बटा BO। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि DE बटा EA एंड DO बटा OB, तो हम कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, इधर लिख लेते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब क्या लिखेंगे, EO पैरेलल टू AB। ठीक है सर, EO पैरेलल टू AB है, लेकिन हमें दिया क्या था, हमने रचना में लिखा था कि EO जो है, ठीक है, हमारे पास आया, परंतु क्या था, EO पैरेलल टू DC हमने किया था, कहां से हुआ, रचना से किया था। जब ऐसा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC। अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चैप्टर है 6.2 मतलब एक्सरसाइज चैप्टर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासकर अगर आप बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को उठा लो, CBSE के क्वेश्चन बैंक को उठा लो, कोई भी एग्जाम जो कि 10th बेसिस का हो, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में कई सारे बोर्ड हैं जिन्होंने इस चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, फिर भी बिहार बोर्ड में ये अभी भी है, बिहार बोर्ड में ये पूछा जाता है। ठीक है, CBSE में भी है। अतः हम कहेंगे कि आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, इन्हें नोट कर लेंगे। खासकर ये जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया 9 और 10 एकदम VVI क्वेश्चन, ठीक है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, अतः आप इसे नोट कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे और प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, क्योंकि
केवल पढ़ने से नहीं होता, वो प्रैक्टिस करने से ही होता है। जो अच्छा प्रैक्टिस करता है उसके अच्छे मार्क्स होते हैं, जो नहीं करता है वो केवल एक बार में खत्म। छोड़िए, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग लास्ट तक आ गए हैं वीडियो के, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तभी तो आप एंड तक पहुँच गए। सो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी को इसकी लाभ जो है मिल सके। ठीक है, बाकी के हैव ए नाइस डे, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियोज़ के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। गुड बाय।